डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संविधान हत्या दिवस पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर लगाया लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप। वहीं लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में योगी सरकार की नई पहल, लोकतंत्र बचाने वाले को मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य लाभ। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, 46 पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल किए गए। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, प्रियंका रावत और पूजा पाल बने उपाध्यक्ष। रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी, जातिगत समीकरणों को साधने के लिए नई टीम में ओबीसी समुदाय के नेताओं को प्रमुखता दी गई। एसआईटी मुखिया विजय विश्वास पंत के सामने पेश हुए संजय सिंह, अयोध्या में जमीनों की खरीद में हुए घोटालों का सबूत सौंपे। संजय सिंह ने कहा, 8 करोड़ में खरीदी गई 4 करोड़ की जमीन, राम मंदिर ट्रस्ट से जुटे पदाधिकारियों घोटाले में शामिल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लखनऊ में संविधान हत्या दिवस की 51वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर नए मध्यम वर्ग के रूप में उभरे हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के स्वार्थ में लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस की सोच आज भी कुछ दलों में दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिशों से बाज नहीं आए हैं। योगी ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और उसके लिए संघर्ष करने वालों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3780 लोकतंत्र सेनानी और 1461 आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए सम्मान राशि, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। लोकतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी यथा पति अथवा पत्नी में से जो भी हों, एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और मैं इसको कहता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसके एक कार्यक्रम को आयोजित करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश के लिए करेगा, लोकतंत्र के हित के लिए कार्य करेगा, सरकारें एक निश्चित प्रोटोकॉल को उसके तहत निभाने का कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस पूरी टीम की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में की गई। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 40 पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर अपनी नई संगठनात्मक टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, जिसमें दिग्गज नेताओं के बेटों और विपक्षी दल से आए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार संगठन को चुनावी रूप से मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह को नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें उनके बड़े बेटे व विधायक पंकज सिंह के स्थान पर एक खाली जगह मिली है और बाराबंकी की प्रियंका रावत को प्रमोट करके महामंत्री से उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है।
बीजेपी ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी करते हुए समाजवादी पार्टी से विधायक बनी पूजा पाल को अपनी टीम में शामिल कर उन्हें उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया है। इस नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें ओबीसी समुदाय के नेताओं को प्रामुख्यता दी गई है। क्षेत्रीय अध्यक्षों में से भी अधिकांश चेहरे ओबीसी वर्ग से आते हैं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके आगामी चुनाव में सभी सामाजिक वर्गों को एकजुट करना है। पार्टी के इस नए संगठनात्मक फेरबदल के पीछे उत्तर प्रदेश के जटिल जातिगत समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह साधने का एक बड़ा प्रयास साफ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से प्रियंका रावत जैसे चेहरों को आगे बढ़ाकर बीजेपी नेतृत्व ने उन वर्गों पर फोकस किया है जो लंबे वक्त से दलित वर्ग का कुशल नेतृत्व करते आए हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बढ़त मिल सके। शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व में संगठन संभाल रहे संजय राय पर दोबारा बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से प्रदेश महामंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ ही धाकड़ विधायक राजेश चौधरी को भी नया प्रदेश महामंत्री नियुक्त कर संगठित काम सौंप दिया गया है। वहीं युवाओं को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने और आगामी रणनीति को धार देने के लिए रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि युवाओं के साथ साथ सभी जातिगत समीकरणों को मैदानी स्तर पर पूरी तरह साधा जा सके। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच समिति के मुखिया विजय विश्वास पंत के सामने पेश हुए और अयोध्या में जमीनों की खरीद में हुए घोटालों का सबूत दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद में महा घोटाला हुआ है। 4 करोड़ की जमीन कुछ ही दिनों के बाद 8 करोड़ में खरीदी गई और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महा घोटाले से जुड़े सबूत दस्तावेजों के रूप में एसआईटी को सौंप दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर महा घोटाला हुआ है। दरअसल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बीच एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2020 में ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीनों के बाद निजी ऑडिट फर्म ने दान प्रबंधन, आभूषणों की रिकॉर्ड, वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर संकेत कर सुधार की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक फर्म ने रिपोर्ट में कहा था कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए जरूरी अभिलेखों का अभाव है और प्रबंधन की जवाबदेही तय करने वाली स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में 6 साल पुरानी इस ऑडिट रिपोर्ट को अपनी जांच का अहम आधार बन सकती है। जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन, और इस जमीन से ज्यादा उपयोगी जमीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है, अरे कहाँ से मोबाइल नीचे करें भाई? प्रदेश की सरकार ने जो जमीन उधर कहाँ बनेगा? नीचे खरीदा है मात्र 4,40,000 किसान। मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार 7 दिन 15 दिन कहकर जांच को टाला जा रहा है। शंकराचार्य ने आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सामने लाए। साथ ही उन्होंने गौमाता को माता का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। गौमाता समष्टि यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा एसआईटी जांच में लगातार देरी हो रही है। पहले 3 दिन, फिर 7 दिन और अब 15 दिन का समय दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने कहा जांच में बेवजह टालमोल नहीं होनी चाहिए और जल्द सच जनता के सामने आना चाहिए।
शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चंदा लेने के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई यह कहता है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर चंदा लिया है तो गांव का नाम बताएं और कैमरा लेकर उनके साथ चलें। अगर आरोप साबित हो जाएं तो वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि उनकी गौ माता समष्टि यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी। उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि गौ माता घोषित किया जाए। इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहां के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अब आज 25 जून को आपके मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। निरंतर यह यात्रा हमारी जारी है और लाखों लोग अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। गोविंदपुरम महाराज है, वो आपको वही कह रहे हैं। गोविंदपुरम महाराज है, वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले से ही चोर हैं। वो आपको चोर कह रहे हैं आपने सोना चांदी ग्राम के नाम पे इकट्ठा करा। ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया और कितना लिया। अयोध्या जिला और महानगर कांग्रेस ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों की आस्था का केंद्र है, इसलिए धन के दुरुपयोग की पारदर्शी जांच जरूरी है। उन्होंने तत्काल एफआईआर और जांच निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी जन भावनाओं की रक्षा के लिए न्याय मिलने तक आवाज उठाती रहेगी। केवल अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में किस प्रकार की लूट की गई है। मोहम्मद गजनवी ने जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यहाँ के 5-6 लोगों ने, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, चिंटू मिंटू, इन लोगों ने मिल करके कई हजार करोड़ रुपया लूटा है। जिस प्रकार से गजनी ने हजारों फुटों के ऊपर सोमनाथ मंदिर के सोने को, चांदी को, रुपए को, पैसे को ले जा करके वो अपने देश पहुंचाने का कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने राम मंदिर का वो पैसा जो गरीबों का, छोटे लोगों का, व्यापारियों का, किसानों का, देश के सारे लोगों का जो पैसा था, जिन्होंने बहुत मन से, बहुत श्रद्धा के साथ चढ़ाया था, वो पैसा ये लोग लूट लिए। हमारी पार्टी का ये मानना है कि एसआईटी जांच से पहले एफआईआर करना चाहिए था। किसी का 1 रुपया, 100 रुपया, एक घड़ी गायब हो जाती है, जंजीर गायब हो जाती है, पहले एफआईआर दर्ज होता है। बरेली ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में लगभग 50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की निविदाओं में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोतीराम वर्मा ठेकेदार ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता मोतीराम वर्मा का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम मलसा खेड़ा शीशगढ़ निवासी एवं पंजीकृत ठेकेदार मोतीराम वर्मा ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। इनमें 40 लाख रुपए तक के कार्यों की निविदाएं अधिशासी अभियंता तथा 40 लाख रुपए से अधिक के 57 कार्यों की निविदाएं अधीक्षण अभियंता द्वारा आमंत्रित की गई थी। आरोप है कि अधिकांश कार्यों में केवल 2-2 निविदाएं लेकर पूरी प्रक्रिया को पूर्व निर्धारित तरीके से संपन्न कराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी फर्म मैसर्स वर्मा कलेक्टर ने 15 निर्माण कार्यों के लिए सरकारी अनुमानित दरों से लगभग 13% कम दर पर निविदाएं दाखिल की थी, जिससे सरकार को करीब 1.20 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता था। इसके बावजूद उनकी निविदाओं को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया और कार्य अनुमानित दरों पर आवंटित कर दिए गए। मोतीराम वर्मा का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने कई ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने के लिए दबाव बनाया और निविदा डालने पर ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। इसके चलते अधिकांश ठेकेदारों ने निविदा नहीं डाली। उन्होंने दावा किया कि उनके फर्म
तथा कुछ अन्य फर्मों द्वारा डाली गई निविदाओं को बिना उचित कारण निरस्त कर दिया गया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि निविदा प्रक्रिया के दौरान आईटीबी के कई प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। निविदाओं की सूची और तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तकनीकी बोलियां अवकाश दिवस पर खोली गई, जो नियमों के विपरीत है। 40 लाख पे नीचे की निविदा दफाफी अभियंता ने डलवाई है। 2 निविदा 40 लाख पे ऊपर की 57 निविदा अधीक्षण अभियंता के द्वारा डलवाई गई है। जांच करने का विषय है कि आखिर 2 ही निविदा एक काम पर क्यों आई हैं और 2 ही निविदाओं में एक प्राकलन की दर पर है और एक प्राकलन की दर पे अधिक है। इन्होंने हमारी निविदा कैंसिल कर दी, 15 की 15 ही हो। हमारी दरें नहीं मान रहे, हमारी दर 13% बिलो है और उनकी दरें प्राकलन की दर पे हैं। 1,20 करोड़ रुपए मेरी निविदा खोलने से राजस्व प्राप्त होता और बाकी सारी निविदाओं पर अगर कंपटीशन होती तो सरकार को करीब 15 करोड़ रुपए का फायदा होता। जहां संबल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र स्थित एसआर राइस मिल में विशेषी गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिल में पक्का की नमी को सुखाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। घटना के बाद मिल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार बेहोश हुए मजदूर को बचाने के लिए उसका एक साथी मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू का प्रयास किया गया। हालांकि वह भी विषैली गैस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। एसपी ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और फैक्ट्री प्रबंधन मृतकों के परिजनों से बातचीत कर रहा है। मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद संबल के थाना बहजोई क्षेत्र की एसआर राइस मिल में कल देर रात्रि 2:30 बजे एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो है मक्के की इसको मॉइस्चर हटाने की ये फैक्ट्री है, इसमें नीचे उतरा। वहाँ पे विषैली गैस की वजह से वो बेहोश हो गया। दूसरा व्यक्ति उसको रेस्क्यू करने के लिए उतरा, उस व्यक्ति की भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद में किसी व्यक्ति ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया है। एसएचओ को सूचना मिली, तुरंत मौके पे आए और उन लोगों की डेड बॉडी है उनको रिकवर किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ पे किसी प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और फैक्ट्री मालिक के द्वारा उन मजदूरों के फैमिली से भी वार्ता की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो विधिक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब लगातार एक्शन जारी है। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी होने के बाद अब एक्शन होगा। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद एक्शन के क्रम में अलीगंज की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। एलजीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है। इस भवन को आवासीय मानचित्र पास कराकर व्यवसायिक उपयोग हो रहा था। निर्माणकर्ताओं को 15 दिन के अंदर सक्षम अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश के बाद भी 2 दिन में कोई असर होता न देख एलडीए ने अब सख्ती की है और बुधवार को एक और नोटिस चस्पा कर दिया। प्राधिकरण ने भवन स्वामी से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में भवन से संबंधित अभिलेख और निर्माण की वैधता स्पष्ट करने को कहा गया है। एलडीए का कहना है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। अग्निकांड के बाद से भवन की जांच और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कानपुर में भी फायर सर्विस की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने कानपुर के चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा से खास बातचीत कर जानी विभाग की तैयारियां, चुनौतियां और आपातकालीन प्लान। लखनऊ हुए दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर से फायर सर्विस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अग्निकांड ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई घटना कानपुर में अगर होती है तो उसके लिए हमारी फायर सर्विस जो है कितनी तैयारी कर चुकी है। देखिए, इसमें कल की जो घटना लखनऊ की बहुत बड़ी और दुखद घटना हुई है, उसी के
क्रम में आज सीपी सर के द्वारा एक बृहद मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त कोचिंग सेंटर्स के संचालक, होटल्स और अन्य संस्थानों के भी लोग उसमें रहे। तो इसमें एक प्रेजेंटेशन भी अग्नि सुरक्षा से संबंधित हमारे द्वारा दिया गया। उसमें सीपी सर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भी मानक हैं, चाहे वो अग्नि सुरक्षा के हैं, चाहे विद्युत सुरक्षा के हैं, चाहे प्राधिकरण के हैं, तो मानकों का उल्लंघन ना किया जाए, और इन मानकों का उल्लंघन अगर पाया जाता है तो संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जॉइंट टीम उस पर कार्रवाई करेगी, चाहे उसमें केडीए, नगर निगम, फायर सर्विस, पुलिस या अन्य विभाग जो भी हैं, उस पर संयुक्त रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आम जनजीवन के साथ किसी भी तरह का उनकी सुरक्षा का कोई बात नहीं होगी। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो अपने पास कौन-कौन से उपकरण है आग से बचाव? देखिए, कानपुर के आप हैं तो देखते आ रहे हो, कानपुर में काफ़ी बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर हैं, हमारे पास मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल है, हमारे पास रेस्क्यू टेंडर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे कैमरास हैं। हमारे पास जो भी उपकरण एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए होने चाहिए, जो आमजन के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर पाए, वो हमारे पास सब हैं। तो जितने भी संसाधन हमारे दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा, वो सब ऑपरेशनल कंडीशन में है और उनको पर्याप्त मात्रा में कहीं भी यूज़ करके जनहित को सुरक्षित। जैसा कि आपने देखा कि अगर कानपुर में इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए फायर जो सर्विस विभाग है, जो अग्निशमन केंद्र है, पूरी तरीके से तैयार है। सीएफओ दीपक शर्मा ने भी बताया कि अगर बात की जाए उपकरणों की तो सारे उपकरण मौजूद हैं आग से बचाव के लिए, राहत कार्य करने के लिए। फिलहाल इतना ही। आज जो मीटिंग की गई है उसमें कई कोचिंग संचालक और हॉस्पिटल संचालक और कई होटल संचालकों को बुलाया गया है और उनके साथ मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी होटल या कोचिंग या हॉस्पिटल मानक विहीन पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज़ कानपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।